हेलो गाइस, आज हम इलेक्ट्रोस्टेट में आगे पढ़ेंगे और आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण। तो फॉर एन एग्जांपल, जैसे मान लीजिए एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, इसमें ये नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है और ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है और ये शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल है, यानी दोनों चार्जेस के बीच में सेपरेशन L इज़ वेरी स्मॉल। तो यहाँ पे इस इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण इसकी ज्योमेट्रिकल एक्सिस पे इसके सेंटर पॉइंट से r दूरी पर ये कोई पॉइंट P है या ये कोई पॉइंट A है जहाँ पे मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना चाहता हूँ। तो इस जगह पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जब मैं कैलकुलेट करूँगा तो पॉइंट A पे पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पॉजिटिव होएगा, डैट इज़ KQ, और पॉजिटिव चार्ज की पॉइंट A से जो डिस्टेंस होएगी इट विल बी R-L/2 हो जाएगी। और नेगेटिव चार्ज के कारण जो डिस्टेंस होएगी, ऑब्वियस है नेगेटिव चार्ज के कारण पोटेंशियल पॉइंट ए पे नेगेटिव में ही आएगा और इसकी वैल्यू हो जाएगी R+L/2 का वैल्यू। ये नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ गया पॉइंट ए पर, जो कि इसकी ज्योमेट्रिकल एक्सिस पे है। और इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो इस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू जो निकल के आएगी डेट इज़ Q/L डिवाइडेड बाय R² माइनस L²/4, ये निकल के आ जाती है इसको सिंप्लीफाई करने पे। अब जैसा कि यहाँ पे कंसिडरेशन लिया है कि ये R डिस्टेंस जो है शॉर्ट डाइपोल की जो लेंथ है उसके कंपैरिजन में बहुत बड़ी है, तो यहाँ पे हम L²/4 को R² के कंपैरिजन में हम नेगलेक्ट कर सकते हैं और पॉइंट A पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उसकी वैल्यू हम लमसम इस प्रकार लिख सकते हैं, Q/L ये डाइपोल मोमेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पॉइंट ए पे जो कि ज्योमेट्रिकल एक्सिस पे है वो ये निकल के आ जाता है। अब ये जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है ये एक स्केलर क्वांटिटी है, इसको हम पॉइंट ए पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को ऐसे भी लिख सकते हैं K/P/R/R3। ये जान करके मैंने इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ पे सेंटर से पॉइंट ए का जो पोजीशन वेक्टर अगर वेक्टर फॉर्म में ऐसे बताया जाए तो हम इस एक्सप्रेशन को इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि P वेक्टर डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है डॉट R वेक्टर डिवाइडेड बाय R3। और इसी एक्सप्रेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि वेक्टर R/R का मैग्नीट्यूड जो होता है वो यूनिट वेक्टर हो जाता है, तो पॉइंट A पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है डॉट यूनिट वेक्टर पोजीशन R का यूनिट वेक्टर बाय R², ये आ जाएगा। अब इस फॉर्म में लिखने से फ़ायदा क्या होता है वो भी हम बताए देते हैं। जब इस फॉर्म में पॉइंट ए पर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को लिखेंगे तो इससे फ़ायदा ये होएगा कि पॉइंट ए जो कि इस डाइपोल की ज्योमेट्रिकल एक्सिस पे है उसी पे नहीं कोई दूसरा जो पॉइंट होएगा, सपोज़ कीजिए पॉइंट ए के बजाय कोई पॉइंट बी यहाँ पर है और उसकी सेंटर से जो पोजीशन वेक्टर है वो R है इस प्रकार से, और ये यहाँ से कितना एंगुलर पोजीशन बना रहा है, ये पोजीशन वेक्टर वो थीटा बना रहा है, ये डाइपोल मोमेंट है, ये डाइपोल मोमेंट वेक्टर है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन माइनस चार्ज से प्लस चार्ज की तरफ होएगी। तो यहाँ पे अगर डाइपोल मोमेंट के साथ पोजीशन वेक्टर R थीटा एंगल बना रहा है तो इस पॉइंट पर भी आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इस शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण मिल जाएगा। आप चाहे उसको इस फॉर्म में लिखें चाहे इस फॉर्म में लिखें। तो ये जो एक्सप्रेशन है ये वेक्टर फॉर्म में लिखा गया एक्सप्रेशन, दिस इज़ द एक्सप्रेशन इन वेक्टर फॉर्म। एक तो ये वाला एक्सप्रेशन और एक ये वाला एक्सप्रेशन। ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को लिखने का जो एक्सप्रेशन है वो आर्बिट्री किसी भी पॉइंट पर यूज़फुल हो सकता है, वो केवल ज्योमेट्रिकल एक्सिस पर रहने वाले पॉइंट पे नहीं, किसी भी पॉइंट पर आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इस शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण फाइंड कर सकते हैं। अब इसके बाद बात आती है कंडक्टर्स की, तो आगे बढ़ते हैं हम और अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक कंडक्टर की। तो जैसा कि आपको पहले भी थोड़ा सा ब्रीफ आइडिया दिया था कि कंडक्टर ऐसे मटेरियल होते हैं जिनके अंदर फ्री चार्ज कैरियर्स होते हैं। जितने भी मेटल्स होते हैं उनके अंदर फ्री चार्ज कैरियर्स के नाम पे इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वो कंडक्टर कहलाते हैं। कंडक्टर के अंदर अगर आप फ्री चार्ज कैरियर के नाम पे जो इलेक्ट्रॉन है अगर आप एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं तो इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो जाती है और प्लस चार्ज एक्सिस में हो जाता है, और वो जो एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज होता है वो कंडक्टर की आउटर सरफेस पे आ जाएगा और उसका वेट थोड़ा सा लूज़ हो जाएगा, कम हो जाएगा उसका मास, तो इसे पॉजिटिवली चार्ज कंडक्टर कहेंगे। इलेक्ट्रॉन अगर दे दिए जाएंगे तो एक्सिस चार्ज के नाम पे इलेक्ट्रॉन वहाँ पे डोमिनेट कर जाएंगे और उसका मास बढ़ जाएगा और जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है वो आउटर सरफेस पे आ जाएंगे और वो कंडक्टर नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। तो नेगेटिवली चार्ज कंडक्टर का मास ज़्यादा हो जाता है न्यूट्रल कंडक्टर के कंपैरिजन में, और पॉजिटिव चार्ज कंडक्टर का मास जो होता है वो थोड़ा सा रिड्यूस हो जाता है न्यूट्रल कंडक्टर की कंपैरिजन में।
कंडक्टर पे जो भी अपन एक्स्ट्रा चार्ज देते हैं आइदर प्लस और आइदर माइनस, पहली चीज़ वो कंडक्टर की आउटर सरफेस पे रहता है। कंडक्टर किसी भी शेप का हो सकता है, आर्बिट्री शेप का भी, जरूरी नहीं है कि वो स्पेरिकल शेप में ही हो कंडक्टर। तो मान लीजिए इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन एक्सट्रैक्ट कर लिए, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज एक्सिस में हो गया, तो जो एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज है वो आउटर सरफेस पे रहेगा। इनसाइड द कंडक्टर जितना प्लस चार्ज होएगा उतना ही माइनस चार्ज होगा, तो नेट चार्ज इनसाइड द कंडक्टर, नेट चार्ज जीरो रहेगा इनसाइड द कंडक्टर। इट इज इनसाइड द कंडक्टर नेट इलेक्ट्रिक चार्ज इज जीरो, इनसाइड द कंडक्टर नेट इलेक्ट्रिक चार्ज इज जीरो। इनसाइड जो भी एक्स्ट्रा चार्ज होएगा वो आउटर सरफेस पे रहेगा। कंडक्टर की जो दूसरी प्रॉपर्टी है वो ये है कि कंडक्टर में जो चार्ज कंडक्टर होता है, इस चार्ज कंडक्टर के कारण जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होएगा वो हमेशा इसकी सरफेस के परपेंडिकुलर होएगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा कंडक्टर की सरफेस के परपेंडिकुलर रहेंगी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर। कंडक्टर के अंदर नेट इलेक्ट्रिक चार्ज जीरो होता है, तो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू भी जीरो रहती है। तो इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू हमेशा जीरो रहेगी। एक चीज और कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज नेगेटिव ऑफ द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन। तो अगर अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू जीरो है तो अंदर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। तो कंडक्टर के अंदर हर जगह इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कांस्टेंट रहता है, एक जैसा रहता है, और उसकी वैल्यू वही आती है जो पोटेंशियल की वैल्यू कंडक्टर की सरफेस पे है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कंडक्टर की सरफेस पे जो होएगी वो हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर रहेगी, या यूँ बोल दें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो कंडक्टर की सरफेस पे होंगी हमेशा वो सरफेस के परपेंडिकुलरली रहेंगी। इस इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई भी कंपोनेंट सरफेस के अलोंग नहीं होता। तो सरफेस के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो होगी, तो सरफेस के अलोंग पोटेंशियल के चेंज होने की रेट जीरो रहेगी। सरफेस के अलोंग अगर आप चल के जाएंगे तो हर पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू चेंज नहीं होगी, यानी एक जैसी ही रहेगी। तो सरफेस के अलोंग पोटेंशियल चेंज नहीं होता है, तो यानी कि कंडक्टर की जो सरफेस है वो इक्यू पोटेंशियल सरफेस होती है। सरफेस ऑफ कंडक्टर इज इक्यू पोटेंशियल सरफेस। तो सरफेस जो है कंडक्टर की इक्यू पोटेंशियल सरफेस रहती है यहाँ पे। और जैसा कि अभी अपन ने डिस्कस किया कि कंडक्टर की सरफेस के किसी भी पॉइंट पर जो पोटेंशियल होएगा उतना ही पोटेंशियल कंडक्टर के अंदर की तरफ रहेगा, यानी कि इनसाइड द कंडक्टर पोटेंशियल वही रहता है जो पोटेंशियल की वैल्यू कंडक्टर की सरफेस के अलोंग रहती है। कंडक्टर की सरफेस पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को देखा जाए तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी गॉस थ्योरम लगाने पर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट निकल के आती है। और यहाँ पे जो सिग्मा जो होता है कंडक्टर की सरफेस पे, इट इज सरफेस चार्ज डेंसिटी। ये कंडक्टर की सरफेस पे सरफेस चार्ज डेंसिटी को रिप्रेजेंट करता है। इट इज़ द सरफेस चार्ज डेंसिटी। इसकी वैल्यू में अगर हम यूनिट के साथ लिख के देखें तो इसकी वैल्यू आप कूलाम अपॉन मीटर स्क्वायर में लिख सकते हैं। यूनिट से समझ में आ जाएगा, इट इज़ ए चार्ज पर यूनिट एरिया। इट इज़ द सरफेस चार्ज डेंसिटी, सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, अगर कंडक्टर की सरफेस के हर पॉइंट पर अगर मान लीजिए सरफेस चार्ज डेंसिटी अलग अलग है, लेकिन कंडक्टर की सरफेस अभी भी इक्विपोटेंशियल सरफेस रहेगी। अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी अलग अलग रहेगी तो भी कंडक्टर की सरफेस इक्विपोटेंशियल सरफेस रहेगी। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी अलग अलग होने की वजह से अलग अलग पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी रहेगी तो सरफेस के परपेंडिकुलर, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग रहेगा। आगे बात करते हैं कि जैसा कि हम बात कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा कंडक्टर की सरफेस के परपेंडिकुलर रहती है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी कंडक्टर के अंदर एंटर नहीं करती हैं, मेटल के अंदर एंटर नहीं करती हैं, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नॉट क्रॉस द कंडक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नॉट क्रॉस कंडक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कंडक्टर को क्रॉस नहीं कर सकती।
और इसका एडवांटेज लिया जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग को प्रोवाइड कराने में। क्या होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग? देखिए, क्या होता है, कभी कभी हाई इलेक्ट्रिक फील्ड से किसी सोफिस्टिकेटेड चीज़ को अगर प्रोटेक्ट करना हो ताकि वो हाई इलेक्ट्रिक फील्ड से डैमेज ना हो, तो उस डिवाइस को या जिस चीज़ को अपन को प्रोटेक्ट करना है उसको मेटल के बीच में इस तरह से रख दिया जाता है। ये चारों तरफ मेटल है और ये बीच में यहाँ पे खाली जगह है। यहाँ पे किसी डिवाइस को अगर हम रख देंगे और बाहर अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड भी है तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस कंडक्टर को क्रॉस करके आगे जा नहीं पाएंगी, कंडक्टर को क्रॉस करके आगे नहीं जा पाएंगी। तो यहाँ पे अंदर रहने वाली जो डिवाइस है, जो भी चीज़ है, वो प्रोटेक्टेड रहेगी, उसके ऊपर बाहर के इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई असर नहीं पड़ेगा। तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से इसको बचाया जा सकता है किसी भी डिवाइस को। ज़्यादातर आपके इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जो होते हैं उसमें कभी कभी चार्ज लीक कर जाता है। चार्ज लीक करने के कारण सर्किट के अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाता है, जिससे सॉफ्ट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस डैमेज हो सकती हैं। तो उन सॉफ्ट इलेक्ट्रिक डिवाइसेस को अगर प्रोटेक्ट करना हो, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को प्रोटेक्ट करना हो, तो उसके चारों तरफ मेटल का एक फॉइल लगा दिया जाता है, जिससे बाहर का अगर चार्ज लीकेज होने से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया हो जिससे वो डैमेज हो जाता है डिवाइस, वो डिवाइस डैमेज होने से बच जाएगा। इस कॉन्सेप्ट को कहा जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। हालांकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ पर जो कंडक्टर की सरफेस पे अगर आएंगी इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग के तहत, अगर वो मान लीजिए ये आपके पास एक खाली जगह है जिसे अपन कैविटी कहते हैं, और अगर यहाँ पे आपने डिवाइस को रख दिया, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को रख दिया डैमेज होने से बचाने के लिए, और बाहर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस पर टर्मिनेट जब होंगी तो वो इसकी सरफेस के परपेंडिकुलरली ही टर्मिनेट होंगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, और अगर यहाँ से ओरिजिनेट होंगी, निकलेंगी, तो यहाँ से भी परपेंडिकुलरली होकर के ओरिजिनेट होंगी। तो अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर किसी कंडक्टर को रख दिया जाता है तो कंडक्टर की सरफेस पे इंड्यूस चार्ज आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, यहाँ पे माइनस जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस टर्मिनेट हो रही हैं, और यहाँ पे इंड्यूस चार्ज के नाम पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा जहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट हो रही हैं। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जब इस तरफ से इस तरफ जाती हुई नज़र आ रही हैं तो कंडक्टर को क्रॉस करती हुई जाती हुई नज़र नहीं आ रही हैं, वो इधर टर्मिनेट हो रही हैं और इधर ओरिजिनेट हो रही हैं। अब आप इन टॉपिक से रिलेटेड जैसे कुछ क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण कितनी होगी, वो बता सकते हैं। इनसाइड चार्ज जो होता है, नेट चार्ज इलेक्ट्रिक कंडक्टर के अंदर, वो कितना होता है, ठीक है, उसके बारे में अपन बात कर सकते हैं कि नेट चार्ज कितना होगा और फिर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होएगा कंडक्टर के अंदर। इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होता है, इसके ऊपर आप क्वेश्चन कर सकते हैं। इनसाइड चार्ज कंडक्टर कितना नेट चार्ज होता है, उसके ऊपर बात कर सकते हैं। इनसाइड चार्ज कंडक्टर कितना एक्सिस चार्ज उनकी आउटर सरफेस पे प्रेजेंट रहेगा, उसके ऊपर क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सरफेस पे कितनी होती है कंडक्टर की सरफेस पे। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कंडक्टर को क्रॉस करती हैं कि नहीं करती हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग के ऊपर आधारित ये सवाल है। और अगला सवाल है कि ऑन द सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की न्यूमेरिक वैल्यू कितनी रहती है। एंड लास्ट क्वेश्चन है कि ऑन द सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वेरी करता है कि नहीं करता, कि वो कांस्टेंट रहता है। इज इट क्लियर? थैंक यू वेरी मच। इन क्वेश्चंस के आप आंसर अपने कमेंट बॉक्स में डालिएगा और फिर आप अपने आंसर्स मैच कराइएगा आंसर की के साथ। थैंक यू अगेन।